प्रोवाइड की होंगी, क्योंकि इससे माजी में ऐसा ही वाक़े हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो सामने आया है, अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने प्रॉपर नहीं आ सका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो अहम जॉइंट सेशन, और मैं ये क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि अपोजिशन के मुतालबे पे ये सेशन कॉल किया गया, क्योंकि अपोजिशन अपने आप को इतनी मुहब्बे वतन समझती है जितनी हुकूमत समझती है, और हम सब यहाँ जितने मौजूद हैं हम भी इतने मुहब्बे वतन हैं जितना कोई और। कश्मीर का इशू हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। पाकिस्तान का इशू हो, उसकी सॉवरेनिटी का इशू हो, उस पर कोई दो राय नहीं होगी। दहशतगर्दी का इशू हो, इस पर कोई दो राय नहीं होगी। चाहे करप्शन का इशू हो, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। करप्शन करप्शन होती है। इसलिए आज के कश्मीर का इशू है, उस पर चंद गुजारिशात जो APC में भी कोशिश की कि वहाँ भी हाईलाइट की, और यहाँ भी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का एक नुमाइंदा, एक बहुत बड़ा एक ऐवान है, जिस ऐवान में हम यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ जो बातें तय होंगी उस पर अमल होगा, क्योंकि ये कोशिशें रही है, इस किस्म के डिस्कशंस आए हैं, इस किस्म की यहाँ पे ऐवान में रेजोल्यूशन पास हुए हैं, मगर उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ। अगर हम माजी को सामने रखते हुए उन गुजारिशात पे, उन रेजोल्यूशंस पे अमल कायम रखते, तो यकीनन आज जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, जिन हालात को हम सामने पेश आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की एग्रेशन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो नहते कश्मीरियों के ख़िलाफ़ वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये हालात आज मौजूद नहीं होते। ये सिर्फ़ इस दिहाई का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ 9 दिहाइयों से ये एक मसला चल रहा है। पाकिस्तान 7 दिहाइयों से कश्मीरियों की हिमायत के लिए आगे है और उनकी हकूक़ की जंग लड़ रहा है, मगर उसमें कुछ वक्त ऐसे आए, कभी हम क्रिकेट डिप्लोमेसी के नज़र हो गए, कभी हम दोस्ती के या किसी और डिप्लोमेसी के नज़र हो गए, कभी फ़ोटो सेशन, आगरा में फ़ोटो सेशन के ऊपर हम कुर्बान हो गए या उनके नज़र हो गए, या कभी किसी और वजूहात पे हम नज़र हो गए। हमने अपने मौक़िफ़ जो हमारा कायम था, जो कश्मीरियों की उम्मीदें थी वाबस्ता पाकिस्तान से, उस पे हम यकीनन काफ़ी हद तक एक बड़ा गैप आया। अगर उस गैप से हम फ़ायदा लेते, वो गैप नहीं देते, हम अपनी कंटिन्यू रखते, हम दुनिया पे दबाव डालते रहते, हम डिप्लोमेटिक दबाव, हुकूमत दबाव डालते रहते, तो यकीनन आज कश्मीरी जिस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं वो शिकार नहीं होते। हमने देखा, हमने हिस्ट्री को भी देखा है, हमने हालात को भी देखा है। ये कोई आज नई बात नहीं है। इस पाकिस्तान ने 48 में जंग लड़ी, 61 में जंग लड़ी, 65 में जंग लड़ी, 71 में जंग लड़ी, और उसके बाद कारगिल की जंग लड़ी। 5-6 जंगें हमारी हो चुकी हैं, और मेरे हिसाब से, मेरी सोच के मुताबिक, इस ऐवान की सोच के मुताबिक, इस मुल्क के अवाम की सोच के मुताबिक, ये जंगें कोई सिर्फ किसी हद तक नहीं थी कि हम किसी पीस पे कब्जा करना चाहते थे। ये हमारा मेन फोकस था कश्मीर, जिसके लिए हिंदुस्तान हम पे दबाव डालता आ रहा था। अगर हिस्टोरिकल इवेंट देखें तो मैं उस पर आऊँगा, मगर इससे पहले मैं खुद हुकूमत इस बात का एहसास होगा कि आज हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतनी बड़ी कमज़ोर है, हम क्यों अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन हुकूमत ने भरपूर सिर्फ हमारी बॉर्डर्स पे, हमारे
लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उस पर सिर्फ हमले नहीं किए, उन लोगों ने डिप्लोमेटिकली हमें अकेला करने की पूरी कोशिश की है, जिसके सामने आपके सामने सार्क कॉन्फ्रेंस है, उसमें 5 मुल्कों ने बैठ के सार्क कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। ये चीज़ हमें महसूस करनी चाहिए थी। ये मैं तनकीद नहीं करना चाहता, मैं एक चीज़ पे निशानदी करना चाहता हूँ। जहाँ हम गलत हैं, जहाँ हम गलती महसूस करते हैं, अगर हम अपनी गलतियाँ महसूस करेंगे, उसका एहसास होगा, तो मैं समझता हूँ कि आगे रास्ते हमें बेहतर मिल सकते हैं, हम अपने लिए बेहतर रास्ते चुन सकते हैं। तो सार्क कॉन्फ्रेंस में 2 मुस्लिम कंट्रीज़, एक अफगानिस्तान, जिनके लिए मैं समझता हूँ, जिनके लिए पाकिस्तान ने 30 साल से अपनी मेहमानदारी की, जिनके लिए हमने बहुत कुछ नुकसानात उठाए, हमने अपनी इकोनॉमी तबाह की, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, दहशतगर्दी को फेस किया। इन हालात को सामने रखते हुए बांग्लादेश है जो भी हमसे अलग हो गया, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। बाकी दूसरे जो मुल्क हैं उनकी तो अलग बात है कि वो नहीं आए। ये क्यों हुआ? एक वक्त ऐसा आया था पाकिस्तान के हिस्ट्री में जहां कोशिश की गई कि सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को अकेला किया जाए, मगर उस वक्त की हुकूमत ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली से, अपनी फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी से उसमें हिंदुस्तान को अलग कर दिया। हिंदुस्तान नहता हो गया, अकेला हो गया। मगर पाकिस्तान ने कोशिश की अपनी डिप्लोमेटिक जो फोरम है उसको स्ट्रांग से स्ट्रांग करने की। तो इस वक्त सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात पे दबाव डाला गया। सारी जमातों ने इस बात पे बड़ी कोशिश की कि हम डिप्लोमेटिक अपने कोर को ज़्यादा स्ट्रांग करें, मगर उस बात का तब पता पड़ेगा जब हम मोबिलाइज होंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं जो मैंने एपीसी में भी कही कि किस तरीके से हम, देखिए आज ये हाउस बैठा हुआ है, एक ही हम मसले पे बैठे हैं, कश्मीर पे बैठे हैं। कश्मीर के लिए अपोजिशन या गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला है, इस ऐवान का मसला नहीं है। इस पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ये ऐवान में सारे मेंबर बैठे हैं जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी की हैसियत से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने अभी अपनी तकरीर में फरमाया। तो यहाँ पे जब डिप्लोमेटिक कोर्ट ने एक कोशिश की कि हम यहाँ से अपने डेलीगेशंस भेजें, मिस्टर स्पीकर, जो उस वक्त मैंने देखा इस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम को बुलाया, पूछा कि ये क्या हुआ है। मैंने देखा, हमने महसूस किया कि यही पूछा गया, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मैंने पूछा कि उस वक्त अगर कोशिश ये की जाती कि सारे ऐवान से ये लोग जाते, कुछ अपोजिशन से जाते जो डिप्लोमेटिक चीज़ को जानते हैं, डिप्लोमेसी को जानते हैं, कुछ यहाँ से जाते, कुछ गवर्नमेंट से जाते, हम चारों तरफ फैल जाते। मैंने ये भी कहा था उस वक्त, ये बताई थी बात, और आज भी साउथ को बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान टूट गया, जिन हालात में था, पुलिस की स्ट्राइक थी, इकोनॉमी तबाह थे, 90,000 कैदी थे, हमारे बॉर्डर के 5,000 मुरबा मील हिंदुस्तान के कब्जे में था, हमारी इकोनॉमी बैठ चुकी थी, हम तनहा हो चुके थे, हिंदुस्तान ने तनहा कर दिया था पाकिस्तान को, जो हमारी मदद करने वाले थे वो भी नहीं थे। उस वक्त की लीडरशिप ने क्या किया? उस वक्त लीडरशिप ने ये नहीं देखा कि हम किस हालत में हैं। उस वक्त की लीडरशिप ने पाकिस्तान से चली और 13 दिन के अंदर 40 मुसलमान मुल्कों का दौरा किया और मुसलमान मुल्कों को साथ रखा और कहा कि आओ, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। और दुनिया में भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दुनिया को कन्विंस किया कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, और एक कमज़ोर पाकिस्तान इतना ताकतवर पाकिस्तान बना जिसने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर दिया, जिसने ताकत बख्शी। और न्यूक्लियर हमने क्यों लिया? इस फिलासफी में हम जाएं कि भुट्टो शहीद ने न्यूक्लियर क्यों लिया, क्यों इतनी बड़ी रिस्क ली, जब दुनिया ने उसको थ्रेट किया, कि इससे अवॉइड करो। किसेंजर ने उसको थ्रेट किया, अवॉइड करो। मगर वो न्यूक्लियर सिर्फ इसलिए लिया कि हम चाहते थे कि जो मसले हिंदुस्तान के साथ पेंडिंग है,
वो बराबरी के बुनियाद पर ही हल हो सकते हैं और यकीनन जंग के हालात से नहीं होंगे। जंगों से कभी कोई मसले नहीं हुए हैं दुनिया में। जब कोई बड़े मसले हल हुए हैं तो ताकत के जरिए नहीं हुए, डायलॉग के जरिए हुए हैं। तो हमने डायलॉग को तवज्जो दी। तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने की बात क्यों की, क्यों गाज खाने की बात की थी, क्यों कश्मीरियों के लिए कहा था 1000 साल जंग लड़ेंगे। वो 1000 साल जंग कोई नहीं लड़ सकता। वो इसलिए कह रहा था कि जो कौम है मेरी, जो पाकिस्तानी है, वो कश्मीरियों के लिए, इस मुल्क के लिए जिंदा रहेंगे, हज़ारों साल जिंदा रह के अपने कश्मीर और पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। उसका मकसद ये था, उसका बेसिक जो फिलॉसफी थी ये थी कि मैं 50,000 साल जंग लड़ूंगा। तो ये यकीनन मैं इस बात पे ये बात न करूं कि मियां नवाज शरीफ ने शहीद भुट्टो के उस दिए हुए वेपन को, दिए हुई ताकत को फॉलो किया और एटमी धमाका किया। इस पे दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें डिक्टेटर को हिम्मत नहीं हुई, डिक्टेटर को हिम्मत नहीं हुई, ज़िया-उल-हक को हिम्मत नहीं हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ वो बम तोहफा न्यूक्लियर पावर रद्द कर सके, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मियां नवाज शरीफ को भी इल्म था कि ये वो चीज़ है जिससे अगर मैंने कोई एग्रीमेंट किया, अगर अवॉइड किया तो मेरे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस वक्त की ज़रूरत थी और सिर्फ ये इसलिए थी कि हम कश्मीर को, कश्मीरी अवाम की अपने बराबर की बुनियादों पे उनके हकूक लेके दें। मिस्टर स्पीकर, कश्मीर की तारीख क्या है? जब कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, बड़े सगीर की तकसीम हुई, तो इस पाकिस्तान बड़े सगीर में तकरीबन मैं समझता हूँ 520 या 500 के करीब रियासतें थी मेरे ख्याल में। और उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ जाएंगे, तो 11 रियासतें थी, जिनमें 8 रियासतों ने तो पाकिस्तान में जाने के लिए कहा और जूनागढ़ ने कहा मैं पाकिस्तान में जाएंगे, हैदराबाद दक्खन ने कहा पाकिस्तान में जाएंगे, कश्मीर के अवाम ने कहा पाकिस्तान में जाएंगे, मगर वहाँ डोगरा राज था। वहाँ के उन हालात के मुताबिक हिंदुस्तान ने जो अपना खेल खेला कि जूनागढ़ को, क्योंकि जूनागढ़ की जो लीडरशिप थी वहाँ मुसलमान थी, उसने कहा पाकिस्तान में जाएंगे। वहाँ पे दूसरा तरीका रखा गया कि वहाँ के अवाम नहीं चाहते। हैदराबाद दक्खन के जो हमारे वजीर आजम थे, वो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं, तो वहां पे अवाम का बात किया। जहां अवाम ने कहा कि हम पाकिस्तान के जाने की बात करते हैं, वो डोगरा की बात की। उस दिन से हिंदुस्तान की बदनीयती इस बात पे कायम रही कि कश्मीर को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है और स्ट्रांग हो जाएगी। यकीनन ये बात समझ में आती है कि जब 70s में पाकिस्तान था तो पाकिस्तान की 10 करोड़ पॉपुलेशन थी 70s में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। 65 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 45 करोड़ थी। और उस वक्त हिंदुस्तान ने जो किया पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के अफवाज ने जिस दिलेरी के साथ जंग लड़ी, हिंदुस्तान को घुटनों के बल बैठना पड़ा। ये तो हमारी कमजोरी है। वहां हम सब कुछ कर सकते थे। उस वक्त कश्मीर का मसला हल हो सकता था, ताशकंद में कश्मीर का मसला हल हो सकता था, मगर हमारी कमज़ोर डिप्लोमेसी जो थी हमारे गले में पड़ गई और आपने देखा कि ताशकंद में हम जीती हुई जंग हार के वापस आ गए। वरना पाकिस्तान ने हर वक्त, पाकिस्तान की कौम ने आपके सामने, मैं समझता हूँ हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जज्बे कल भी जिंदा थे, जज्बे आज भी जिंदा है। जब हिंदुस्तान ने 65 में पाकिस्तान पे हमला किया, यही समझ के किया कि मेरे लिए 3 घंटे का काम है, मगर पाकिस्तान की अवाम सिया पलाई दीवार बन के खड़ी हो गई। वो कमजोरी के साथ खड़ी नहीं हुई, इसलिए हिंदुस्तान को वापस जाना पड़ा, वापस भागना पड़ा, अपना इलाका छोड़ना पड़ा।
ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक तारीख है। हम अपनी इस तारीख को सामने रखते हुए हमें फैसले करने चाहिए। हमें कमज़ोर फैसले नहीं करने चाहिए। यकीनन नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत अच्छी थी, मगर जो इंसान उस वक्त उस स्पीच में हिंदुस्तान को एक्सपोज कहना था, जब वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, पाकिस्तान उसमें इंटरवीन कर रहा है, तो कहा जा सकता था, क्या नाम था उसका, बोश वानी या कोई समथिंग, कलभूषण वानी यादव, ऐसे नाम इसाकदार होता तो जल्दी आ जाता। तो उसका जिक्र करते, वहां उसकी बात करते कि ये क्या है, ये तो सामने सबसे बड़ा सबूत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबा है, फेडरेशन का हिस्सा है। आप जो गिलगित बल्चिस्तान की बात की है मोदी ने, उनको एक्सपोज करते, ये बातें भी दुनिया को बताई जाती, ये कहा जाता कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर के साथ ये सारी चीजें हिंदुस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है। हिंदुस्तान अपना हक समझता है कि जो रिकॉर्ड की बात है उससे हिंदुस्तान नहीं भाग सकता, हिंदुस्तान अवॉइड नहीं कर सकता, दुनिया को उठाना पड़ता है। यूएन ने बहुत से इशूज मसले हल किए हैं, मसाइल थे यूएन के सामने, तैमूर का मसला था, हल किया यूएन ने किया। पाकिस्तान का क्यों नहीं कर रहे, कश्मीर का क्यों नहीं कर रहे? यूएन रेजोल्यूशन मौजूद है। नेहरू ने कहा है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं जो जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कई बार तस्लीम किया कि कश्मीर का मसला अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, और उस हवाले से उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 27 अक्टूबर 1947 को खत लिखा था, जो मैं समझता हूं कि हमारे जो लाइब्रेरीज होंगी या हमारे जो ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगी, फॉरेन ऑफिस होंगी, उसमें ये खत मौजूद होगा। वो खत हमें लेना चाहिए। कश्मीर में दाखिल होने का मतलब ये न लिया जाए कि हम वहाँ कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि कश्मीर की किस्मत का फैसला वहाँ के अवाम की मर्जी से किया जाए। ये नेहरू का खत है जो हमारे पास मौजूद है। 4 दिन बाद उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक और ख़त लिखा, जिसमें भी उस बात को दोहराया, इकरार किया। नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से खुताब करते हुए कहा कि मैं ये वादे करना चाहता हूँ कि दोनों मुल्कों में जहाँ कहीं किसी रियासत और इलाक़ा का झगड़ा हो, वहाँ अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक फैसला होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम क्यों नहीं दुनिया को बताते? हम क्यों नहीं यही चीज़ें यूएन में बताते, यही चीज़ें पढ़ के बताते, ये ख़त हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते कि ये मसला है। और ये अवाम जिसके लिए उस वक्त की लीडरशिप ने, जब पाकिस्तान बना, उस वक्त की लीडरशिप ने जब ये कहा, तो यूएन आज क्यों नहीं ये बात कहती? यूएन इस फैसला क्यों नहीं करते? मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अब जैसे सुषमा स्वराज ने यूएन में खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा के सामने खुल्लम खुल्ला इस बात की खिलाफ वर्जी की और सलामती काउंसिल को ये हालात और करारदाद पर अमल कराना, तो एक तरफ काउंसिल अब ये कहने से भी कासिर है कि दोनों ममालिक के हवाले से बात करें। ये यूएन में या सिक्योरिटी काउंसिल में इस कमज़ोर में हमें उनको कमज़ोरी का फ़ायदा लेना चाहिए यूएन से कि आपकी करारदादें हैं, आपने करारदाद पेश की है, आपने ये फैसला किया था, तो उन पर दबाव डालना चाहिए। तमाम
सुपर पावर मिलकर कश्मीर के मसले को हल करवाने के लिए हमें जाना चाहिए दुनिया के पास, हमें अपने डेलीगेशन भेजने चाहिए, मगर कैसे भेजें? हमारे पास तो वजीर खारजा ही नहीं है। 2 वजीर एडवाइजर्स हैं, अब उनमें से सीनियर एडवाइजर कौन है? कभी एपीसी में तारिक फातमी बैठे हैं, यहाँ पे जवाब हमें सरताज अजीज साहब नजर नहीं आ रहे। सरताज अजीज है ना, यहाँ के लिए सरताज अजीज है और दूसरी जगहों के लिए तारिक फातमी साहब है। अब फॉरेन ऑफिस फंस गई है 2 मुल्कों में। सारी सर वो ये मैं कहता हूँ 2 लोगों में मुर्गी हराम। ये बात मैं सॉरी, 2 लोगों में मुर्गी हराम। अब 2 लोग हैं, अभी तारिक फातमी साहब अपने डायरेक्शन देते हैं मियाँ साहब, और सरताज अजीज साहब अपने डायरेक्शन देते हैं, और वो कहते हैं कि ये करो, वो कहते हैं। अब समरी जब बनती है और प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेचुरली, प्राइम मिनिस्टर इज द वजीर खारजा ना, फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास जाएगी कि सर 2 हमारे बंदों का झगड़ा है। आप फॉरेन सेक्रेटरी कहता है सर आप बताओ मैं क्या करूं। फॉरेन सेक्रेटरी को 10 दिन उस फाइल का इंतजार करना पड़ता है। और अब देखें फातमी साहब है, वो बाहर बैठे, उस दिन एपीसी में अंदर थे, तो कम से कम उनको एडवाइजर बना दें, अंदर बिठा दें। अब बुरा लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर जहां ना बैठा हो, फॉरेन एडवाइजर नहीं बैठा हो। इन हालात में जब इतना बड़ा, मैं समझता हूं, मैं महसूस करता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर शायद बड़ी किसी मुहिम पे बाहर गए हों, यूएन गए हों, अमेरिका गए हों, फ्रांस गए हों, जापान गए हों, ब्रसेल गए हों, अफगानिस्तान गए हों, जहां भी गए हों, सार्क में गए हों, कहीं भी गए हो, मगर कोई और बैठा होता जहां जवाब देता। मैं यकीनन से कहता हूं कि इन सारी बातों का जवाब मियाँ साहब देंगे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर मियाँ साहब है, डिप्लोमेटिक कोर के हेड वो आप ही हैं, आपको देना चाहिए कि भाई असल इशू क्या है जनाब। ये तो बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है मिस्टर स्पीकर, कि जिस मुल्क, फिर क्यों नहीं हिंदुस्तान हमारे ऊपर दबाव डालेगा। अब वो देखे कितना सियाना है, वो कितना सियाना है कि कोशिश करता है कि पाकिस्तान पहले बोल ले। अब अगर आई में इंडिया आता है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर होता तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर से पहले बोलता, और प्राइम मिनिस्टर की टीम उनको जो अच्छी स्पीच लिख के दी थी, जिसकी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उसने बड़ी तारीफ़ की कि जिसने बहुत अच्छी स्पीच की थी, जो और भी लोग बैठे थे वहाँ, कहा कि जी लिखने वालों ने बड़ा अच्छा कमाल कर दिया है, मगर वो इनकी तकरीर सुनते तो मोदी की, तो उसमें ये 4-5 चीज़ें बता देते कि जनाब ये भी डाल दो, तकरीर बड़ी अच्छी हो जाती। अब तनकीद इस पर है कि तनकीद तो हुई, बात तो हुई, मगर जो चेहरे का तनाव होता है ना मिस्टर स्पीकर, तनाव होता है, बात करने का स्टाइल होता है। मियाँ साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहाँ से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में, बचपन में जोश था, जो मियाँ साहब 35-30 के होंगे या 40 के होंगे, 55-50 के होंगे, वो जोश था। तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली, मगर हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी, तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। ये नेचुरल होती है। ख्वाजा आसिफ बोले न बोले कुछ, थोड़ी देर उठ के खड़ा होता है, ऐसे जोश में बोलता है उसकी बात को उतना बड़ा वजन मिल जाता है, अखबारें हेडलाइन लगा देती हैं। बड़ा फर्क पड़ता है मिस्टर स्पीकर, फेस एक्सप्रेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये चीजें हैं जिसको हमें देखना चाहिए कि कश्मीर का इशू जिसके लिए अभी जिक्र किया, हम कश्मीर के इशू में आपके साथ हैं, सारा मुल्क आपके साथ है, सारा मुल्क कश्मीरियों के साथ है, अपने भाइयों के साथ है। उनके ऊपर सितम जरीफी हो रही है, वो जुल्म हो रहा है। 150 लोग शहीद हो चुके हैं, 700 जख्मी हो चुके हैं, छुरे लग चुके हैं, आंखें चली गई हैं, 150 लोगों की आंखें चली गई हैं, 12,000 जख्मी हैं।
कब तक वो कुर्बानियां देते रहेंगे? कब तक हिंदुस्तान का जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे? कब तक हम अपनी कश्मीर की सियासत पे अपनी सियासत करते रहेंगे? कब तक हम नारे लगाते रहेंगे कश्मीरियों के? कब तक? ये आखिर सवाल पूछते 70 साल हो गए पाकिस्तान को। जीता हुआ हिस्सा जो था, जीता हुआ जिसपे खुद नेहरू ने लिख लिख के दिया है, उस वक्त की हुकूमत ने लिख लिख के दिया है। कब तक हम इस बात को कहते रहेंगे? मैं भुट्टो साहब का एक छोटा सा, मैंने आज स्क्रिप्ट निकाला। भुट्टो साहब का पहला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कन्वेंशन था, इसलिए चेयरमैन बिलावल भी सीधी सी बात करता है कि कश्मीर पे कोई सौदेबाजी नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं, किसी से कंप्रोमाइज नहीं होगी, चाहे वो हुकूमत उठाए या कोई भी उठाए। कश्मीर के मामले में हम एक हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का बुनियादी कन्वेंशन के मुताबिक बुनियादी नुक्ता रहा है हमारे उस मैनिफेस्टो का। भुट्टो साहब अपने तकीर में कहते हैं कि ये जदोजहद तवील अरसे से जारी है और आखिरी फतह तक जारी रहेगी। उस वक्त कहता है जारी रहेगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देना पड़े। आखिरी फतह कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान की होगी, ये हमें उम्मीद है, हमारा ईमान है। जैसे अल्लाह की ज़ात में ईमान है, ये ईमान है कि कश्मीर की फतह होगी। अगर हम में ये जज्बा है, हम सब मुत्तफिक है, हम अगर चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, तो हमें मिल के कश्मीर को एक दिन आज़ाद कराना है और आज़ाद होगा, क्योंकि हम सब। तो मिस्टर स्पीकर, ये हमारी, मैं ये तकरीर, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, कागज़ हाथ में लेने पड़ते हैं। मियाँ साहब को तो माशाल्लाह है, रख के पढ़ लेते हैं, इसलिए थोड़ी रुकावट हो रही है मुझे। ये हक के नहीं, अगर कोई इशू है तो मैं रखवा देता हूँ। खुददारियत का असूल कोई नया नहीं है, ये यूएन चार्टर का हिस्सा है, ये यूएन चार्टर का हिस्सा है। 1941 में अटलांटिक में चार्टर हुआ, यही अवाम के हकूक। नहीं बेटा, नहीं, ये आपने मांगा था तो मैंने कहा रखवा। नहीं, मेहरबानी आपकी, आप पहले करते ना ये बंदोबस्त, आप पहले मांग लेते तो मिल जाता। मियाँ साहब, ये बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी ऑफर दी है ख़तरनाक टाइम पे, कहता है मैं इधर आ जाता हूँ, आप उधर आ जाओ। मेरे लीडर भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या सौदेबाजी हो रही है, इसलिए मैं रिस्क लेने के लिए कभी तैयार। आप फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे शाह साहब? तो 1943 में मॉस्को में भी यही हुआ, यूएन ने किया। 1943 में यह ऐलान कायरा में हुआ। जब यूएन ने 41, 43 कायरा में, मॉस्को में, हर जगह पे यह ऐलान किया हक के खुददारियत का, अवामी हक का, अपने फैसले करने का, तो यूएन खामोश क्यों है? नीना रिची की तरह क्यों खामोश बैठे कि वो ड्रेस पहन के आओ, परफ्यूम लगा के आओ, फुरसूट पहन के आओ, तैयार होके आओ, मेकअप करके आ जाओ और तकीरे करो और चलते रहो और गरीब मुल्क पिसते रहे। गरीब मुल्क जो है वो उसके मारते जाए और उनकी दूसरी बड़ी ताकतें उसके ऊपर हावी होती जाए और गरीब अपने हकूक़ के लिए मरते रहें, मगर यूएन अभी तक खामोश है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक खामोश है। हमें उनको उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की यह आवाज़ होगी और वो आवाज़ हुक्मरान जमात जो है वहाँ पहुँचाएगी कि दुनिया में तब्दीली हो रही है। ये तब्दीली और नहीं है, मैं तब्दीली की, दुनिया की तब्दीली की बात कर रहा हूँ। तब्दीली हो रही है दुनिया में। अब यूएन को एक्टिव देखना चाहती है दुनिया और अपने फैसलों को अपने खुद ही अवॉइड करते जा रहे हैं। जी नहीं, 43 में जी ये ऐलान हुए थे। मैंने यूएन का कहा, मैंने कहा
मास्को में भी ये हुआ था। मास्को वैसे तो पाकिस्तान जब से बना है, मैं कहता हूँ कि इसाक डार को फॉरेन मिनिस्टर की जगह फिनांस मिनिस्टर की जगह फॉरेन मिनिस्टर भी बना दे, कामयाब फॉरेन मिनिस्टर होगा। जनाब स्पीकर, देखें, मैंने एक और बात भी बड़ी अहम है कि इस मुल्क में यूनिटी की ज़रूरत है, बहुत अहम यूनिटी की ज़रूरत है। ये मुल्क चाहता है कि सियासतदान रास्तों की जगह, क्योंकि मैं ईमानुल्लाह कहना चाहता हूँ कि इस जगह आने के लिए, इस जगह को कायम रखने के लिए, इस जगह को मुंतखब करने के लिए, इस जगह पे जब जहाँ हम सब बैठे हैं, माने ना माने वो अपनी जगह पे बात है, मगर पीपल्स पार्टी ने अपनी जिंदगियां दे दी हैं जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के असूल के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सूली पे चढ़ गया डिक्टेटर के साथ, जमहूरियत पे सौदेबाजी नहीं की। फांसी पे चढ़ना, आज दुनिया में कोई शख्स उंगली कटाने के लिए भी तैयार नहीं होता, मगर हमने सूली पे चढ़ के भी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की, जमहूरियत की बात की, अवामी हकूक़ की बात की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कहा गया, मियाँ साहब गवाह हैं, इसके और गवाह कम हैं, मियाँ साहब गवाह हैं, कहा गया कि बीबी आप ना आए पाकिस्तान, आप दुबई से इलेक्शन लड़े, वजीर आजम बन के आए। उसने कहा नहीं, मुझे पाकिस्तान आना है, मैं पाकिस्तान आऊँगी, जमहूरियत लाऊंगी, पार्लियामेंट लाऊंगी, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ूंगी। अगर उस जंग में मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मगर जमहूरियत को कायम रखूंगी। और ये एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी भी है, ये बहुत बड़ी एक सियासत भी है। समझने वालों को समझना चाहिए कि ये इस पार्लियामेंट ने कितनी जानें ली हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें देखी हैं इस पार्लियामेंट ने। इसकी आवाज़ को सुने, ये क्या चाहती है पार्लियामेंट, ये जमहूरियत क्या चाहती है, कश्मीर के साथ कश्मीर की आज़ादी चाहती है। ये पार्लियामेंट एक बंदे की आवाज़ नहीं है, ये 20 करोड़ अवाम की आवाज़ है। ये कश्मीर की आज़ादी चाहती है, कश्मीर की अवाम की हिमायत चाहती है, उनकी ताकत बनना चाहती है। पाकिस्तान की सियासत कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी कश्मीर पे है। इन चीज़ों को देखें। और ये पार्लियामेंट चाहती है इस मुल्क में करप्शन का निज़ाम खात्मा होना चाहिए। इस पे बैठ के जो बिल पेश किए जा रहे हैं, इस पे बैठना चाहिए, इन बिलों को पास करना चाहिए। करप्शन जैसी गलाजत को खात्मा चाहिए, इस जहाँ से करप्शन ख़त्म होना चाहिए। यही पाकिस्तान चाहता है, यही पाकिस्तान का अवाम चाहता है, यही सब हम चाहते हैं। आखिर कब, किस वक्त, कौन सा मसीहा आएगा जब इस मुल्क को एक ऐसा निज़ाम दे जहाँ पे पाकिस्तान का हर बंदा ये महसूस करे कि ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है। कायद ने दिया, भुट्टो ने दिया, बीबी ने दिया, ये वतन मेरा है, ये वतन मेरा है, हर बंदा कहे। शुक्रिया।